गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल शिवम ओम क्लासेस में स्वागत है। और आज हम पढ़ते हैं कोशिकीय अंग और उसके खोजकर्ता। इट मीन्स कि आज हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनली एंड इट्स डिस्कवरर हु डिस्कवर दिस सेल ऑर्गेनली। हियर फर्स्ट सेल ऑर्गेनली इज केंद्रक। केंद्रक न्यूक्लियस की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। सेकेंड इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की हरित लाभक की खोज किसने की है? स्चिम्पर ने। तारक काय जिसको सेंट्रियोल्स बोलते हैं, इसकी खोज की है बॉवेरी ने। गोल्जी काय मीन्स गोल्गी बॉडी की डिस्कवर किया है जॉर्ज गोल्गी ने। माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज की है रिचर्ड अल्टमान ने। माइट्रोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। स्फीरोसोम्स की खोज पर्नर ने की है। क्रोमैटिन की डिस्कवरी जो है खोज वो फ्लेमिंग ने की है। केंद्रिका की खोज की है फोंटाना ने। क्रोमोजोम की जो खोज की है वो की है हाफमिश्चर ने। अंतःद्रवी जालिका मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो खोज की है वो की है पोर्टर ने। लाइसोसोम की जो खोज की है वो है डी डुवे ने। लाइसोसोम को जो है उसका कोशिका का जो है विस्फोटक भी कहा जाता है लाइसोसोम को। राइबोसोम की खोज पैलेड ने की है। जीवद्रव्य की खोज डुजार्डिन ने की है। केंद्रक कला मीन्स जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसकी खोज की है हर्टबिंग ने। आपने ये सभी सेल ऑर्गेनली और इसके डिस्कवरर को देखा है यहाँ पर, और ये सभी कंपटीशन में जो है एक बहुविकल्प के रूप में ये प्रश्न आते हैं। तो आप ये सभी जो है एग्जाम की दृष्टि से ये सभी जान सकते हैं कि किस सेल ऑर्गेनली का जो है डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की है। सेकंड हम बात करते हैं पौधों में होने वाले रोग। जो प्लांट्स हैं उनमें कौन कौन सी डिसीज मेनली होती है और किस जो है मिनरल की कमी की वजह से होती है। जैसे धान का खैरा रोग जो है वो जिंक की कमी से होता है। ये सभी जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी कमी से जो है डिसीज होती है। धान का खैरा रोग होता है जिंक की कमी से। मटर का मार्श रोग होता है मैग्नीज की कमी से। नींबू का डाइबैक रोग कॉपर की कमी से होता है। नींबू का लिटिल लीफ रोग, जो नींबू में लिटिल लीफ रोग होता है वो होता है कॉपर की कमी से। आम का लिटिल लीफ रोग होता है जस्ता की कमी से। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कुछ फैक्ट जो कि जो है क्वेश्चन में आते हैं। ये है प्लांट के संबंध में सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा। जैसे सबसे बड़ा पुष्प किसका होता है? तो ये होता है रैफलेसिया का। रैफलेसिया जो है एक रूट फ्लावर है जो कि मलेशिया में लगता है। तो ये जो है एंजियोस्पर्म में सबसे बड़ा पुष्प किसका होता है? रैफलेसिया का। और इससे बहुत ही एक जो है सड़े हुए मांस की तरह दुर्गंध आती है रैफलेसिया के फ्लावर से। सबसे छोटा पुष्प जो होता है वो होता है वुल्फिया का। सबसे लंबा वृक्ष होता है यूकेलिप्टस, जिसको सफेदा भी बोलते हैं, यूकेलिप्टस का। सबसे बड़ा वृक्ष होता है सिकोया जो है वो एक जिम्नोस्पर्म है, मीन्स अनावृत बीजी है जिसमें कि फूल नहीं आते हैं। सिकोया जो है वो जिम्नोस्पर्म का सबसे बड़ा वृक्ष है। सबसे भारी लकड़ी होती है हार्बिबिया बनासा की। सबसे हल्की लकड़ी होती है ओक्रोमा लेगोपस की। सबसे बड़ा बीज जो है सीड वो होता है लोडोसिया का। सबसे छोटा बीज जो है वो होता है ऑर्किड क्या है? ऑर्किड एक जो है पैराजीवी, जो पैरासाइट होता है उस तरह का एक प्लांट है जो कि दूसरे पौधों के ऊपर लगता है, परजीवी है, ठीक है। सबसे छोटा बीज जिसका होता है वो होता है ऑर्किड का। सबसे बड़ा अंडा जो है, अंडा मीन्स जो है ओव्यूल, वो होता है साइकस का। साइकस जो है ये भी एक जिम्नोस्पर्म है, अनावृत बीजी पौधा है या प्लांट है। सबसे बड़ा पत्ता जिसका होता है वो है विक्टोरिया रीजिया का। सबसे छोटी पत्ती होती है वोल्फिया की सबसे छोटी पत्ती होती है।
सबसे बड़ा क्रोमोजोम किसका होता है? सबसे बड़ा क्रोमोजोम किसका होता है? वो होता है शैवाल। शैवाल क्या होती है? शैवाल जो है वो एल्गी कहलाती है। एल्गी, एल्गी का जो स्टडी है वो कहलाती है फाइकोलॉजी। तो सबसे बड़ा क्रोमोजोम किस में होता है? शैवाल में, एल्गी में। सबसे बड़ा फल, ये सभी किसकी दृष्टिकोण से हम पढ़ रहे हैं? पौधों की दृष्टि से, ठीक है, पौधों के दृष्टिकोण से। सबसे बड़ा फल, सबसे बड़ा फल जो होता है वो होता है कटहल का। सबसे छोटा फल होता है वुल्फिया का। जीवित जीवाश्म, जीवित जीवाश्म मीन्स लिविंग फॉसिल्स किसे कहते हैं? जीवाश्म को हम लोग फॉसिल्स बोलते हैं। लिविंग फॉसिल्स किसे कहते हैं? साइकस को। साइकस एक प्लांट है। सबसे छोटा शैवाल, सबसे छोटी जो एल्गी होती है वो होती है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास होती है। सबसे बड़ा शैवाल, सबसे बड़ी एल्गी किसकी होती है? वो होती है मैक्रोसिस्टिस की। मैक्रोसिस्टिस जो है वो ग्रीन कलर की एल्गी होती है। आपने देखा होगा बरसात के टाइम में सारा पानी जो होता है वो ग्रीन हो जाता है, तो वो होता है मैक्रोसिस्टिस की वजह से, एक काई की तरह फैल जाता है, वो होती है माइक्रोसिस्टिस की वजह से। सबसे लंबा आवृत बीजी वृक्ष, सबसे लंबा आवृत बीजी वृक्ष जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, सबसे लंबा वो होता है यूकेलिप्टस। और सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा होता है लेमना। चलिए अब हम आगे बढ़ के और कुछ नए फैक्ट देखते हैं जो कि साइंस की दृष्टि से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। पहला है, पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं। जो पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? भूमध्य रेखा पर। आपको ये पता होगा कि जहाँ पर बारिश अच्छी होती है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जहाँ होते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा जो है घने वृक्ष मिलते हैं। तो वो कहाँ होते हैं? भूमध्य रेखा पर। पचमढ़ी उच्चतम चोटी है। उच्चतम जो पचमढ़ी है वो कहाँ पर है? होशंगाबाद में। होशंगाबाद कहाँ है? होशंगाबाद जो है वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद है। और वहाँ पर जो पहाड़ हैं उन पहाड़ को बोलते हैं सतपुड़ा की चोटी। तो पचमढ़ी उच्चतम चोटी है कहाँ की? सतपुड़ा श्रेणी का। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क हैं वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कितने हैं? 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं मध्य प्रदेश के अंदर। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक। जीव तथा जंतु विज्ञान। अब आप सोचोगे जीव क्या है और जंतु विज्ञान क्या है? तो जीव को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान को बोलते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी के जो हैं 2 पार्ट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? जीव विज्ञान के 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे ये है बायोलॉजी। बायोलॉजी किस किस से मिलकर बनी है? तो ये बनी है जूलॉजी प्लस बॉटनी से, ठीक है। और जंतु विज्ञान को हम क्या बोलते हैं? जूलॉजी बोलते हैं। तो जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसको बोलते हैं? अरस्तु को। मीन्स अगर कोई पूछे बायोलॉजी के फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है तो वो है अरस्तु, और फादर ऑफ जूलॉजी कौन है तो वो भी है अरस्तु। अब आप सोचोगे फादर ऑफ बॉटनी कौन है? तो फादर ऑफ बॉटनी जो है वो थियोफ्रास्टस को बोलते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले जीव विज्ञान टर्म जो दिया है वो दिया है लेमार्क एंड ट्रिवेनस ने। तो अगर कोई पूछे हु कॉइन्ड द टर्म बायोलॉजी, दैट इज लेमार्क एंड ट्रिवेनस। जैव विज्ञान को सर्वप्रथम समझाया। जैव विज्ञान को सबसे पहले किसने समझाया था? लेमार्क ने। आपने लेमार्क के भी सिद्धांत पढ़े होंगे। लेमार्क का जो सिद्धांत है उसको क्या बोलते हैं? उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ये किसने सिद्धांत दिया है? लेमार्क ने। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। ऐसा विषय जैसे हम बॉटनी पढ़ते हैं, जूलॉजी पढ़ते हैं, ऐसे ही हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसमें हम देखते हैं कि मानव का विकास कैसे हुआ। मीन्स ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुए, कैसे इनका एवोल्यूशन हुआ है, इनकी हिस्ट्री क्या है, इनके ट्रेडिशन क्या है, परंपराएं जो भी हैं वो क्या है। तो इन सब की जिसमें हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी कहीं कहीं पर जो है एक एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है। जैसे बॉटनी सब्जेक्ट है, ऐसे ही एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट भी है, ठीक है। तो मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक। जो प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? डार्विन ने। अब ये नेचुरल जो सिलेक्शन है उसमें क्या हुआ था कि इसमें ये डार्विन ने दिया कि इसमें जो प्रकृति है वो खुद ही जो है सिलेक्ट करती है एनिमल्स को कि उसको
किस मीन्स जो है जो सबसे ज़्यादा फिटेस्ट होंगे, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी जो है वो भी डार्विन ने ही दिया है कि जो ज़्यादा प्रकृति में सर्वाइव करने की पावर रखते हैं, प्रकृति जो है उन्हीं को सिलेक्ट करती है। ठीक है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? डार्विन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया, उत्परिवर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं म्यूटेशन। अब आपको पता होना चाहिए कि जो म्यूटेशन है, सबसे पहले जो म्यूटेशन के बारे में जितना भी जो थ्योरी दी है वो किसने दी है? ह्यूगो डीब्रीज ने, ह्यूगो डीब्रीज ने। नेचुरल सिलेक्शन फिर से आया है, प्राकृतिक वर्ण उसी को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया, किसने दिया है? डार्विन ने। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक, जो विकास का सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है? चार्ल्स डार्विन। आनुवांशिकी के जनक हैं, आनुवांशिकी के जनक मीन्स जो जेनेटिक्स है उसके फादर कौन कहलाते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने किस प्लांट का यूज किया था? मटर का पौधा यूज किया था। आनुवांशिकता के सिद्धांत को आनुवांशिकी कहा जाता है, मीन्स जेनेटिक्स कहा जाता है। ये किसने दिया? कि आनुवांशिकता का जो सिद्धांत के विज्ञान को जो टर्म दिया है जेनेटिक्स, वो किसने दिया है? डब्ल्यू वॉटसन ने। सबसे पहले आनुवंशिकता के विज्ञान को जो टर्म जेनेटिक्स है वो दिया है डब्ल्यू वॉटसन ने। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, आनुवांशिकी उत्परिवर्तित जो उत्परिवर्तन है वो होता है क्रोमोजोम में। इसका मतलब ये है कि जितना भी जो जेनेटिकल म्यूटेशन है वो किस में होगा, तभी उसको हम जेनेटिकल म्यूटेशन बोलेंगे जब वो क्रोमोजोम में होगा। क्योंकि क्रोमोजोम में होने से क्या होगा कि वो जो है जब भी सेल डिवीजन होगा तो गुणसूत्र जो है एक सेल से दूसरी सेल में जाते हैं, तो जेनेटिक जो भी म्यूटेशन होगा वो एक सेल से दूसरी सेल में जाएगा और इस तरह से आनुवंशिक जो है क्रिया वो चलती रहेगी। इसलिए जब भी आनुवंशिकी उत्परिवर्तन अगर होगा तो वो क्रोमोजोम में होगा। ठीक है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने दिया? जीन शब्द का प्रयोग जो है वो जोहानसन ने किया था। तो आप याद कर सकते हैं कि जा से जीन और जा से ही जोहानसन, तो जीन शब्द का प्रयोग किया था जोहानसन ने। जीन अवस्थित होते हैं, इट मीन्स कि जीन जो है वो सिचुएटेड होते हैं किसके ऊपर? गुणसूत्रों में। जीन जो है गुणसूत्रों के ऊपर रहते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया। जो वन जीन वन एंजाइम जो थ्योरी है वो किसने दी थी? बीडल एवं टैटम ने। वन जीन वन एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था बीडल एवं टैटम ने। अगला है खून का रंग लाल है। खून का रंग जो पिगमेंट है, किस पिगमेंट की वजह से जो हमें ब्लड है वो रेड कलर का दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन भी दो जो है पिगमेंट जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। हीम जो है एक पिगमेंट है और ग्लोबिन जो है वो एक प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन के कारण जो है हमें रंग लाल कलर का दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है। हीमोग्लोबिन में जो कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में जो है आयरन होता है, लोहा होता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है। हीमोग्लोबिन किस चीज़ का यौगिक है? अभी जैसे बताया कि हीम जो है वो एक पिगमेंट है, लवक है, और जो ग्लोबिन है वो एक प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन यौगिक किसका है? प्रोटीन का। खून थक्का नहीं जमता, किस वजह से खून का थक्का नहीं जमता है? तो जब हीमोफीलिया रोग हो जाता है तो उसमें जो है खून का थक्का नहीं जमता है और ब्लड जो है एकदम से फ्लो होने लगता है, मतलब खून जमता नहीं है और वो निकलने लगता है। तो हीमोफीलिया रोग में होता है जिसमें खून का थक्का नहीं जमता है शरीर पर। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। ऐसा कौन सा एक प्रोटीन है जो कि शरीर के अंदर ब्लड को जमने से मीन्स कोगुलेशन से रोकता है? तो वो है हेपेरिन, एक नामक प्रोटीन है जो कि ब्लड को जमने से रोकता है। हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। इसका उत्पादन कहाँ होता है? हेपेरिन जो प्रोटीन है वो कहाँ बनती है? वो बनती है यकृत द्वारा, मीन्स लिवर के द्वारा जो है हेपेरिन प्रोटीन बनती है। रक्त का अध्ययन कहलाता है, जो ब्लड है उसकी स्टडी कहलाती है हेमेटोलॉजी। हीम ब्लड ग्रुप में जो रेड कलर होता है वो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, ऐसे आप याद कर सकते हो। तो रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। लॉजी मीन्स होती है स्टडी करना या अध्ययन करना। रक्त के थक्का बनने में सहायक है। रक्त का जो थक्का होता है वो बनने में सहायक होती हैं प्लेटलेट्स। ब्लड के अंदर जो अगर हम ब्लड का कंपोजिशन पढ़ेंगे तो उसमें प्लेटलेट्स भी होती हैं। तो प्लेटलेट्स जो होती हैं वो रक्त का थक्का बनने में सहायक होती हैं। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है, प्लेटलेट्स की जो डेथ है वो कहाँ होती है? प्लीहा में। प्लीहा जो है स्प्लीन को बोलते हैं, तो प्लीहा में होती है।
रक्त का थक्का जमन में सहायक विटामिन, जो ब्लड कोगुलेशन है उसको जमने में सबसे जो जरूरी विटामिन होता है वो कौन सा होता है? वो होता है विटामिन के। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था। प्रतिस्थापन मतलब ये होता है ट्रांसप्लांटेशन। जैसे किसी के हार्ट में कोई बीमारी है, कोई डिसीज है, तो हम लोग हार्ट को भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, मतलब एक हार्ट को दूसरे हार्ट में भी लगा सकते हैं। तो वो जो सबसे पहला जो है एक्सपेरिमेंट था वो किया था डॉक्टर क्रिश्चियन वनार्ड द्वारा। सबसे पहले हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन वनार्ड द्वारा। लैक्रिमल ग्रंथियाँ, आपको पता होना चाहिए कि जो लैक्रिमल ग्रंथियाँ हैं वो किसको बोलते हैं, कहाँ होती हैं, स्रावित करती हैं। तो ये जो लैक्रिमल ग्रंथियाँ हैं वो स्रावित करती हैं आंसू को। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है। जब हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ा फाइलम है, संघ है, वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है आपको पता होना चाहिए। जो आर्थ्रोपोडा है उसमें जो है सेगमेंटेड जो है उनमें पोडा मीन्स पैर होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं उनके जो पैर होते हैं वो। और ये जो है इंसेक्ट का एक फाइलम है। इसमें सारे ही जो मोस्टली जो ऑर्गेनली हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, वो क्या है? वो सभी इंसेक्ट हैं। तो ये जो है मानव जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है? आर्थ्रोपोडा है। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है। हरा प्रोटोजोआ जो एक फाइलम है उसमें हरा प्रोटोजोआ कहलाता है युगलिना। युगलिना को जो है जंतु और प्लांट की जो है प्लांट किंगडम की एक बीच की लिंक भी बोलते हैं, कड़ी भी बोला जाता है। मछली का लीवर भरपूर होता है। जो मछली का लिवर होता है यकृत, उसमें कौन सा विटामिन होता है? तो उसमें होता है विटामिन डी होता है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। देखिए आप डॉल्फिन को कैसे जानते हैं कि ये डॉल्फिन क्या है? एक मछली है। आपने पानी में देखा होगा डॉल्फिन को, तो आप सोचते होंगे डॉल्फिन जो है वो मछली के अंतर्गत आती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉल्फिन जो है वो स्तनियों में आते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनियों में। स्तनियों में मीन्स ममल्स में आते हैं डॉल्फिन। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं। जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है वो हमें मिलती है किससे? फफूंद से। फफूंद मीन्स होता है फंजाई से। फंजाई से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक मिलती है। पायरिया बीमारी है। पायरिया जो बीमारी है वो किसकी है? मसूड़ों की, मीन्स गम्स की। अच्छा, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि टाइफाइड जो रोग है उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होती है। ये टाइफाइड जो रोग होता है उससे शरीर की जो इंटेस्टाइन है वो अफेक्टेड होती हैं। लेजर बीम का उपयोग किस डिसीज को सही करने में किया जाता है? तो एक कैंसर जो बीमारी है उसकी चिकित्सा में यूज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या होता है? लेजर बीम का उपयोग किया जाता है कैंसर को सही करने में। जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना उपापचय कहलाता है। जैव अणु मीन्स होता है जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, जो उनका संश्लेषण मीन्स होता है सिंथेसिस, और टूट जाना मीन्स ब्रोक डाउन हो जाना, उसका कहलाता है। अगर कोई भी जैव अणु बन रहा है या टूट रहा है, जैव अणु में क्या क्या आते हैं? लिपिड, प्रोटीन्स और जो है कार्बोहाइड्रेट आते हैं। उनमें से अगर कोई भी बन रहा है या टूट रहा है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं उपापचय। उपापचय मीन्स होता है मेटाबॉलिज्म। अब देखिए, अगर हम प्लांट की बात करें कि जैव अणु का संश्लेषण, प्लांट में क्या होता है? सिंथेसिस होती है फूड की, तो वो किस फॉर्म में होती है? कार्बोहाइड्रेट जो बनता है वो होता है फोटोसिंथेसिस कहलाती है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? भोजन का निर्माण होता है, ठीक है। तो वो एक क्रिया क्या हो गई है? वो हुई है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मीन्स कुछ बन रहा है। और टूटने, ब्रेक डाउन को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में टूटता है। अब टूटना कहाँ होता है? जो फूड है वो टूटता कब है? जब वो रेस्पिरेशन करते हैं, मीन्स सांस लेते हैं तो खाने का जो एनर्जी है वो ब्रेक डाउन होती है, टूटती है, तो वो होती है कैटाबॉलिज्म। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मेटाबॉलिज्म है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी है, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म से। मतलब अगर सिंथेसिस हो रही है खाने की तो उसको बोलेंगे एनाबॉलिज्म, मीन्स बन रहा है खाना। अगर टूट रहा है तो उसको बोलेंगे कैटाबॉलिज्म, ठीक है। गर्दन में कशेरुकी की संख्या कितनी होती है? जो गर्दन में जो कशेरुकी है उनकी संख्या होती है 7 होती है। हाइपोथैलेमस शरीर में भूख, प्यास तथा ताप को नियंत्रित करता है। कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि शरीर में भूख, प्यास तथा ताप को हमारा ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है वो कंट्रोल करता है? तो वो करता है हाइपोथैलेमस। मूत्र का रंग पीला किस वजह से होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है।
थैंक यू। आज के लिए इतना ही। आप ये सभी फैक्ट जो साइंस के हैं वो पढ़िए, 2 बार पढ़िए और बस इनको एक बार पढ़िए और इनको अच्छे से सीखिए। जो भी आपको समझ ना आए आप कमेंट्स कीजिए और अच्छे से विज्ञान को जानने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। आप सभी को अगर मेरे चैनल में कुछ भी अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक, शेयर और कमेंट्स भी कीजिए। थैंक यू गाइस।